हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। उसी का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत मजे के साथ पढ़ा था कि कैसे कैसे अंग्रेज आते हैं भारत में आने के बाद वो बंगाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करते हैं कोलकाता में। फिर दोस्तों उसका नियंत्रण जो है वो देहात में चले जाता है। कैसे कैसे वो देहात से यानी कि ग्रामीण इलाके से टैक्स को वसूलते हैं जमींदारों के द्वारा। उस चीज को दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत मजे के साथ पढ़ा था। आज का भी ये वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब अंग्रेज इंडिया आए, इंडिया आने के बाद किस तरीके से उन्होंने टैक्स लेने का सिस्टम किया, किस तरीके से गरीबों पर अत्याचार करते थे, उन्हीं को दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा प्लीज इसको जाकर के देखेंगे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहां से आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा, इससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 में, थोड़ा देख लेते हैं ताकि हम लोगों का दिमाग में रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल में किस तरीके से उन लोगों का एंट्री होता है। एंट्री होने के बाद वो जमींदारों के द्वारा यानी कि वो डायरेक्ट जो है किसान के पास जाके, खेतिहर के पास जाके, मजदूर के पास जाके टैक्स को नहीं वसूलते थे। वो जमींदारों को बोलते थे कि जाओ तुम जाकर के टैक्स वसूलो, फिर 1 साल में हमको आके देना। तो इस तरीके से जमींदारों के द्वारा वो वसूलते थे। लेकिन बाद में जमींदारों को भी जो है वो भगा देता है, फिर बोलता है कि नहीं अब हम डायरेक्ट वसूलेंगे, तुम जो है अब नहीं आएगा मेरे बीच में। ठीक है, फिर बाद में जमींदारों पर भी उल्टा टैक्स लिया जाता है। फिर जमींदार कैसे कैसे करके बचते हैं पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने बहुत मजे के साथ पढ़ा था। ठीक है, देखिए एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि राजस्व राशि यानी कि जो टैक्स है, राजस्व राशि का मतलब यानी कि जो किसानों के पास जो टैक्स लिया जाता था उसको आखिर किसान क्यों नहीं अदा कर पाते थे, क्यों चूक जाते थे, उस चीज को दोस्तों मैंने आपको 3-4 रीजन बताया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में उस वीडियो में बताया था कि एक प्रकार का फिक्स टैक्स जो कि अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया गया था। अगर आप इस फिक्स टैक्स को नहीं दे पाते हैं तो फिर आपका जो जमीन है वो नीलामी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों फिक्स जो है, चाहे आपका खेती हो या ना हो, चाहे बाढ़ आए चाहे सुखाड़ आए, लेकिन आपको जो है जो भी टैक्स आप पर लगा दिया गया है वो आपको देना ही पड़ेगा। वही जो है वो इस्तेमारी बंदोबस्त के अंतर्गत था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक सूर्यास्त विधि के बारे में आपको बताए थे, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। सूर्यास्त विधि का मतलब हो गया सूर्यास्त, मतलब सूर्य के डूबने से पहले। अगर आप मान लेते हैं आपका जो डेट पड़ा है 15 जून, अगर डेट पड़ा है 15 जून और 15 जून से पहले यानी कि 15 जून के शाम तक अगर आप पेड नहीं किए, जो टैक्स है उसको जमा नहीं किए, तो दोस्तों आपकी जो जमीन है या फिर जो भी चीज है उसकी नीलामी कर दी जाएगी। नीलामी का मतलब क्या हो गया, यानी कि उस चीज का, जैसे मान लेते हैं अगर बाइक है, बाइक आपका अगर पकड़ा चले गया, ठीक है, या फिर आप बाइक गिरवी रख करके कोई चीज का लोन ले लिए, तो वो बाइक जब आप लोन नहीं चुकता कर पाएंगे उस सही समय पर, जो टाइम आपको दिया गया है वो समय पर अगर नहीं कर पाएंगे, तो फिर दोस्तों आपका जो बाइक है उसको वो अपने मन मर्जी से बेच देगा, बट्टी लगा करके उसको बेच देगा। ठीक है, एक दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से एक नया वर्ग जेतोदारों का उद्भव होता है। जेतोदार जो होते थे वो जमींदार से भी ज्यादा अमीर होता था, बहुत ज्यादा अमीर होता था। ठीक है, इन लोगों का दबदबा जो है गांव पर बहुत ज्यादा रहता था। फिर दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जमींदारों की तरफ से प्रतिरोध, यानी कि जब अंग्रेज जो है वो जब अंग्रेज बोला जमींदारों को कि अब तुम जो है मेरे और गांव वालों के बीच नहीं आएगा, अब हम डायरेक्ट जो है कर वसूलेंगे यानी कि टैक्स वसूलेंगे, किससे, देहाती से यानी कि ग्रामीण इलाकों से। क्योंकि पहले क्या होता था, अंग्रेज जो है जमींदारों को बोलता था कि जाके तुम टैक्स वसूलो, फिर वो हमको ला के देना। लेकिन फिर अंग्रेज बाद में क्या किया, ये जमींदारों को हटा दिया, अब ये डायरेक्ट पैसे वसूलने लगा। फिर पैसे वसूलने के साथ साथ इसके ऊपर भी एक कंडीशन लगा दिया कि अब तुम लोग को भी जो है टैक्स यानी कि राजस्व जमा करना पड़ेगा। फिर जमींदार जो है किस तरीके से बचते थे, यानी कि जमींदारों की तरफ से प्रतिरोध मतलब क्या हो गया, जमींदार इस चीज से कैसे बचते थे, क्योंकि उस समय नियम था कि औरतों के पास जो है कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का टैक्स जब बोला कि नहीं लिया जाएगा, तो ये जमींदार जो होते थे बहुत चालाक होते थे। वो क्या किया, अपने जो जमीन है वो अपने जमीन का नाम जो है अपने माँ के नाम, अपने बीबी के नाम, बहन के नाम, इस तरीके से कर देता था। फिर जो जमीन थोड़ा बहुत इसके पास बच जाती थी, उसका अगर नीलामी लगता था तो वो नीलामी क्या करता था, जैसे मान लेते एक नीलामी लगा, जमीन का दाम पड़ा 2 लाख। ठीक है, तो ये क्या किया, जमीन का नाम यानी कि अपने ही किसी आदमी को उठा दिया और बोल दिया कि तुम सीधा 10 लाख बोल देना और कोई नहीं लेगा, बाद में हम लोग जो है आपस में मिलजुल कर लेंगे। यानी कि सिंपल अगर भाषा में समझाएं तो एक गाड़ी है, एक बाइक है, वो बाइक को मान लेते हैं वो बाइक का दाम सिर्फ 2 लाख है, नया में 2 लाख है। जब वो बाइक को आप गिरवी रख दिए और आप पैसे नहीं जमा कर पाए, तो उस बाइक का जब नीलामी होगा तो उस बाइक का ज्यादा से ज्यादा 2 लाख ही जाएगा, उससे ज्यादा तो कभी नहीं आएगा। तो एक आदमी बोला 10,000, एक आदमी बोला 2,000, एक आदमी बोला 1 लाख, एक आदमी बोला 1,50,000। ठीक है, और जो जमीन जिसका गाड़ी था यानी कि गाड़ी का जो मालिक था वो किसी तीसरे आदमी को उठा दिया और उसको सीधा बोला कि तुम सीधा 5 लाख बोल दो। ठीक है, अब 5 लाख अगर बोल देगा, गाड़ी का कीमत है 2 लाख और वो बोल दिया 5 लाख, तो 100% है कि वो 2 लाख वाला गाड़ी क्यों कोई लेगा 5 लाख में। ठीक है, फिर बाद में क्या करता, जो जमींदार होते थे वो जिसको बोला था 5 लाख लेने के लिए, 5 लाख में लेने के लिए, बस उसी के साथ जो है बाद में वो ये कर देते, यानी एक प्रकार का डीलिंग कर देता था और सस्ते में ले लेता था। तो कुछ इस तरीके से जो है जमींदार चालाक होते थे। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 5वीं रिपोर्ट के बारे में। थोड़ा मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है सारी पॉइंट यानी कि कल का वीडियो का सारी पॉइंट समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 5वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे।
फिर आपका दोस्तों पढ़ेंगे राजमहल की पहाड़ियों में किस तरीके से क्या क्या होता है। बस आप मेरी बातों को सुनते हुए जाइए, जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे और जो जो चीज मैं नोट करने के लिए बोलूंगा प्लीज उसको नोट करते हुए जाइए, क्योंकि हिस्ट्री है, कहानी है, ये बिल्कुल कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में, ठीक है। और एक बात, जो भी पॉइंट नोट करने के लिए उसको कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको ये वीडियो देखने का फायदा मिलेगा, अन्यथा फिर ये वीडियो जो है वो व्यर्थ में चली जाएगी, ठीक है। चलिए तो चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं 5वीं रिपोर्ट से। तो हम लोग जो है यहीं से शुरू करेंगे, यानी कि 5वीं रिपोर्ट। कल हम लोग जो है लास्ट यहीं तक पढ़े थे, यानी कि किस तरीके से जो जमींदार बच जाते हैं, टैक्स अदा करने से किस तरीके से वो बचते थे, कैसे कैसे दिमाग लगाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5वीं रिपोर्ट को पढ़ने वाले थे, ठीक है। यहीं से शुरुआत करेंगे और आप मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनेंगे। देखिए 5वीं रिपोर्ट, यह रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। कब? 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में यह रिपोर्ट जो है पेश की गई थी, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यकलापों के बारे में लिखी हुई थी। ये जो 5वीं रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट कब पेश की गई थी संसद में? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो 1813 ईस्वी में। इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें दोस्तों इंडिया के बारे में, इंडिया यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और यहाँ पर क्रियाकलाप यानी कि किस तरीके से वो काम करते थे, उस चीजों के बारे में पूरा ब्यौरा जो है उस रिपोर्ट में दिया हुआ था, ठीक है। यह रिपोर्ट जो है वो टोटल 1002 पृष्ठों में थी। कितना? 1002 पृष्ठों में थी, और इसमें लगभग 800 से ज्यादा पृष्ठों के थे, जिनमें से जमींदारों तथा रैयतों की अर्जियां अलग अलग जिलों के कलेक्टरों को रिपोर्ट शामिल की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 1000 पेज थे। 1000 पेज में 800 से ज्यादा पेज में जो है लगभग जमींदार और रैयत के बारे में, रैयत मतलब किसान और जमींदार मतलब जमींदार, तो रैयत और जमींदार का जो अर्जियां है वो अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट भी इसमें शामिल की गई थी, ठीक है। ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे भी समूह थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे, और ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसा भी समूह था ब्रिटेन में कि जो कि भारत और चीन के साथ जो व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इस चीज पर क्या करता था? विरोध करता था, और वो सारे कानून को समाप्त कर दिया जाए जो कि कंपनी को मनमानी करने का अधिकार देती थी। समझ गए? तो कुछ इस प्रकार जो है लोगों का मांग थी जो कि ब्रिटेन में थे। अब आगे देखिए, कई राजनीतिक समूह का कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, पूरे ब्रिटेन को नहीं। तो ये चीज जो है ब्रिटेन में ही बोला जा रहा था। कई राजनीतिक ऐसे समूह थे जो कि ये बोल रहे थे कि बंगाल पर जब विजय हुआ है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सिर्फ इस चीज का लाभ मिल रहा है और सभी को नहीं, यानी कि ब्रिटेन को नहीं, ठीक है। ब्रिटेन जो है वो संसद ने, यानी कि ब्रिटेन संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित तथा नियमित करने के लिए एक अधिनियम 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पारित किया, लागू किया, तथा कंपनी को मजबूर किया कि वह भारत के प्रशासन के बारे में लगातार रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्ति करे, ठीक है। तो ये किसने? ब्रिटिश संसद ने जो है उस पर कब? अधिनियम 1800 शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये पारित किया था, और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था कि आप जो है सारा रिपोर्ट हमको देंगे, सारा रिपोर्ट जो है वो लगातार हमको भेजेंगे, और कामकाज की पूरे ब्यौरा, पूरे समितियां जो भी है सब कुछ जो है हमको पूरे डिटेल्स हमको चाहिए, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट परवर समिति द्वारा तैयार किया गया था। यह रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बन गया, और यह रिपोर्ट जो है 5वीं रिपोर्ट वो किसमें? ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का जो है आधार बन गया था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का 5वीं रिपोर्ट था, जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से वो लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक प्रकार का शक करते थे, या फिर लोग ऐसे बोलते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल का बेनिफिट हो रहा है और किसी को नहीं। बाद में जो है वहां के संसद यानी कि ब्रिटिश के संसद जो है, ब्रिटेन के संसद, इस पर जबरदस्ती का ये लगा दिया, कानून लगा दिया गया कि अब तुम जो है हमको भेजोगे ही सारा चीज, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए राजमहल की पहाड़ियों में, समझिए राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। किसने? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया? तो दोस्तों बुकानन ने। कब? 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, ठीक है। उनके अनुसार पहाड़ियां ऐसा खतरनाक इलाका था जहां कोई यात्री जाने की हिम्मत नहीं करते थे। पहाड़ियां उनके अनुसार यानी कि बुकानन के अनुसार पहाड़ियां ऐसा खतरनाक इलाका था जहां पर कोई भी लोग जाने का हिम्मत नहीं करते थे। बुकानन जहां भी गए वहां के निवासियों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण पाया, यानी कि बुकानन जहां भी गए थे, पहाड़ी इलाके में जहां भी वो जाते थे, उनको लगता था माहौल जो है वो शत्रुतापूर्ण यानी कि दुश्मन की जैसा उसको लगता था, क्योंकि वो लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे तथा उनसे बात करने तक को तैयार नहीं थे। राजमहल के पहाड़ियों के निवासियों जंगल के उपज कर अपना गुजर बसर करते थे तथा झूम की खेती करते थे, ठीक है। और राजमहल के जो पहाड़ियों के जो निवासी थे वो जंगल में क्या करते थे? अपना गुजर बसर करता था और झूम की खेती करता था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी खेती होती थी? तो दोस्तों झूम की खेती होती थी। वहां के निवासी झूम की खेती करते थे। और ये जो बुकानन है वो एक प्रकार का उसको लगता था कि बिल्कुल दुश्मनी जैसा माहौल है, उनके साथ कोई भी बात वगैरह नहीं करता था, ठीक है, और उनसे बात करने तो कोई भी तैयार नहीं था। और वो मतलब कि यानी कि ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके कोई भी अधिकारी को देख करके कोई भी लोग, खास करके राजमहल की पहाड़ियों के लोग, वो बात उत नहीं करते थे, दुश्मनों के जैसा पेश आते थे, समझ गए। और कौन सी खेती करते थे? झूम की खेती करती थी। अब देखते हैं विलियम होजेल के बारे में। समझिए, यह एक ब्रिटिश कलाकार था।
कौन? विलियम होजल जो है वो एक ब्रिटिश कलाकार था जो कि कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा 1772 से लेकर के 75 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था तथा वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर आगस्टम क्लीवलैंड का दोस्त बन गया था। क्लीवलैंड के निर्माण पर होजेज, ठीक है, क्लीवलैंड के निर्माण पर होजेज 1782 में उसके साथ जंगल महलों में भ्रमण पर गया था। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही कि वो महासागर में दूसरी समुद्री यात्रा 1772 से लेकर 75 के दौरान वो प्रशांत क्षेत्र में गया, फिर वहां से जो है भारत आया था। 1781 में जो है वो भागलपुर के कलेक्टर आगस्टम क्लीवलैंड का दोस्त बन गया था। ठीक है, कब? 1781 में वो भागलपुर के जो कलेक्टर थे जिसका नाम था आगस्टम क्लीवलैंड, उसी के वो दोस्त बन गया था। ठीक है, और क्लीवलैंड के निर्माण पर होजेस 1782 में उसके साथ जंगल महलों के भ्रमण पर गया था। अब देखते हैं बुकानन के बारे में। बुकानन बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझिए। देखिए, बुकानन जो है वो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर के 1815 तक काम किया। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो चिकित्सक था, वो भारत आया और भारत में सबसे पहले जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की राज हुई थी वहीं पे बंगाल यानी कि बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर के 1815 ईस्वी तक काम किया था। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली का शल्य चिकित्सक भी रहा था। तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड बेलेजली, क्या नाम था? लॉर्ड बेलेजली, उसी का क्या था? ये शल्य चिकित्सक रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कब से कब तक रहा था बंगाल के चिकित्सा सेवा में, और कुछ वर्षों तक भारत के गवर्नर जिसका नाम था जनरल लॉर्ड बेलेजली, उसी का जो है शल्य चिकित्सक रहा था। ठीक है, ये क्या था? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, बुकानन जो है एक डॉक्टर था। अब देखिए, कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर को शुरुआत की थी, स्थापना की थी, या फिर क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, आपको सिंपली आंसर देना है कि बुकानन ने। तो कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान यानी कि जब वो प्रवास कर रहे थे तो वहीं पे कलकत्ता में एक चिड़ियाघर का स्थापना किया जिसका नाम क्या रखा? अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। क्या कहलाया? अलीपुर, कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर। वह कुछ समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमिका का सर्वेक्षण किया और 1815 में वह बीमार हो गया और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के बाद उनकी जायदाद के वारिस बन गए और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन, क्या लिखा हुआ है? हैमिल्टन को अपना लिया। इसके लिए इन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता था। ठीक है, तो 1815 ईस्वी में जो है वो बीमार हो गया। कब? 1815 ईस्वी में। फिर वो इंग्लैंड चले गए और वहां अपनी माता की मृत्यु के बाद उनकी जो जायदाद थी वो इसी के नाम यानी कि अपनी वारिस के बने। ठीक है, अपने वारिस के बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन, क्या रखा है उसके वंश के नाम? हैमिल्टन। ठीक है, फिर अपना लिया। इसके लिए जो है अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? बुकानन हैमिल्टन, क्योंकि जो है वो अपने वंश के लिए एक नाम को चुन लिया था जिसका नाम था हैमिल्टन। तो इसका नाम पड़ गया बुकानन हैमिल्टन। अब आगे देखिए, यहाँ पर पहाड़ियों में रहने वाले लोग इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ी में रहते थे। तो पहाड़ियों में जो रहने वाले लोग थे वो इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ी में रहते थे और आम के पेड़ों के बीच यानी कि नीचे जो है वो छाया में आराम करते थे। तो कहाँ पे रहते थे वो? इमली के जो पेड़ होते थे उनके बीच जो जगह होती थी उसी में झोपड़ी बने हुए रहते थे, वहीं पे रहते थे और छाया में जो है वो आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपना निजी भूमि मानते थे। ठीक है, वे पूरे प्रदेश को अपना निजी भूमि, खुद का भूमि मानते थे। पहाड़िया लोग जो है बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान पर बस कर अपनी खेती बाड़ी करते थे। जो पहाड़ी लोग होते थे वो किसान पर ही हमला करते थे जहां पर खेती बाड़ी करते थे किसान। ठीक है, मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी लोगों के मुखिया को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी, अन्यथा पहाड़िया लोग जो है व्यापारियों के सामने लूट लेते थे। समझ गए? तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाए कि बुकानन के बारे में सबसे पहले पूछ दिया जाए, तो आपको लिख देना बुकानन के बारे में किस तरीके से वो क्या क्या अपनाए थे। बंगाल के चिकित्सक भी था, वो जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली का जो है शल्य चिकित्सक भी रहा था। ठीक है, और वो अपने प्रवास के दौरान एक चिड़ियाघर भी बनाया था जिसका नाम क्या रखा था? अलीपुर चिड़ियाघर। ठीक है, फिर अगर आगे देखेंगे आपको पूछ जाएगा कि पहाड़ी लोग जो है कैसे रहते थे, तो पहाड़ी लोगों के बारे में आपको लिखना है कि इमली के पेड़ों के बीच जो है बड़ी झोपड़ी में वो रहते थे, आम के पेड़ों के नीचे छाया में वो आराम करते थे और वो जो है पूरे प्रदेश को अपना निजी मानते थे। ठीक है, और जो लोग किसान वगैरह करते थे, जो बच जाते थे, उन पर हमला करके उनको लूट लेते थे। ठीक है, मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन्हीं पहाड़ियों के लोगों के मुखिया को नियमित रूप से खिराज यानी कि एक प्रकार का टैक्स देकर उनके शांति खरीदनी पड़ती थी, अन्यथा पहाड़ी लोग जो है व्यापारियों के सामने को लूट देते थे, व्यापारियों के सामानों को जो है लूट लेते थे। ठीक है, उन्हें खिराज देकर यानी कि एक प्रकार का उन्हें रिश्वत देकर, जैसे कि आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं वहां अगर बहुत खतरनाक इलाका है तो आपको कुछ पैसे देकर के जाना पड़ेगा, अन्यथा आपके सारे चीजों को लूट लिए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार होता था। अब देखिए, अंग्रेज वनस्पतियों को असभ्य, क्रूर, बर्बर तथा
उपद्रवी समझते थे। अंग्रेज जो है वो वनवासियों को क्या समझते थे? असभ्य, क्रूर, बर्बर तथा उपद्रवी समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए मुश्किल था। इसलिए अंग्रेज जंगलों को का सफाया करना चाहते थे तथा जंगली लोगों को सभ्य बनाना चाहते थे। जंगल को सफाया करके ज्यों ज्यों स्थायी कृषि का विस्तार होने लगा, पहाड़ी लोग तथा स्थायी खेतिहरों के बीच झगड़ा भी बढ़ता गया। तो जब अंग्रेज जो है उन लोगों के साथ एक प्रकार का समझ सकते हैं कि डरते थे, या फिर बोल सकते हैं कि उन लोगों के एक प्रकार का उन लोगों का इस पास शासन करना जो बहुत ज्यादा मुश्किल था, किस पर? पहाड़ी लोगों पर। तो फिर वो क्या किया, धीरे धीरे जो है जंगलों की कटाई करने लगे। जब जंगलों की कटाई करने लगे तो जो जंगली लोग थे, यानी कि जो एक प्रकार का जो पहाड़ी लोग थे वो, और जो खेती करते थे उन लोगों के बीच जो है झगड़ा हो गया। झगड़ा जो है बढ़ता गया और पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से हमले बोलने लगे, और फिर पहाड़ी लोग जो है वो ज्यादा हमले करने लगे तथा ग्रामवासियों के अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। और जो ग्रामवासी थे उनके जो अंग्रेज का तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो क्या किया, लास्ट में ग्रामवासी जो थे, जो खेती वगैरह करते थे, जो किसान थे, छोटे छोटे मजदूर थे, उन लोगों का ही सामान को जबरदस्ती छीन झपट करके लेके जाते थे। अब देखिए 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपनाई और उनका शिकार तथा संहार करने लगे। कब? 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारी जो है इन पहाड़ियों को, जिस पहाड़ी में ये लोग रहते थे, उसको निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपनाई और उनका शिकार तथा संहार करने लगा। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर, जिसका नाम था ऑगस्टन क्लीवलैंड, क्या नाम था? ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति की स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़ियों के मुखिया को एक वार्षिक भत्ता देना तथा एक वार्षिक भत्ता देना था। मतलब सिंपल यहाँ पर ये कह रहा है कि 1780 के दशक में जो भागलपुर के एक कलेक्टर थे, जिसका नाम क्या था? ऑगस्टस क्लीवलैंड। क्या नाम था? ऑगस्टस क्लीवलैंड। भागलपुर का है, बिहार में एक जिला है भागलपुर, बिहार के अंदर में एक जिला है भागलपुर, ठीक है। तो वहीं क्या उस समय वो कलेक्टर थे जिसका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड। ये जो है शांति की स्थापना की नीति को प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार क्या था कि जो पहाड़ियों के जो मुखिया थे उसको एक वार्षिक, यानी कि एक साल तक उसको जो है भत्ता देना था। परंतु बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने इस भत्ता को लेने से इनकार कर दिया, और जो मुखिया भत्ता को स्वीकारा वो अपना सत्ता खो बैठा। समझ गए? तो ये जो यानी कि जो ये बहुत चालाक भागलपुर के जो कलेक्टर थे, जिसका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड, वो क्या किया, शांति को स्थापना करने के लिए 1780 के दशक में वो जो है वहां के जो मुखिया थे, यानी कि जो पहाड़ियों के मुखिया थे, उनको कहा कि आपको जो है वार्षिक भत्ता एक साल तक देंगे। परंतु बहुत सारे जो मुखिया थे वो इस चीज को इनकार कर दिया। कुछ अगर माना कि चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार किया, तो उनको जो है अपना पद को खोना पड़ा, अपना सत्ता को खो बैठा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तभी पहाड़िया लोग जो है अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए तथा पहाड़ी लोगों से लड़ाई जारी रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810 से लेकर 1811 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की भ्रमण की थी, तो पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह तथा अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। और इसीलिए क्योंकि ये जो है यानी कि क्लीवलैंड कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड जो थे एक प्रकार का बहुत चालाक आदमी थे, वो क्या किया, लास्ट में शांति स्थापना करने के अभियान चला रहे थे, और सभी पहाड़िया लोग अपने अपने शांतिपूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए तथा बाहरी लोगों से लड़ाई जारी रखने के लिए क्या किया, पहाड़ी के भीतरी भागों में चला गया। इसलिए जब जो बुकानन थे वो 1810 से 11 के समय जब वो भ्रमण कर रहा था, उसी के दौरान लोग जो है उनको अलग नजर से देख रहे थे, बस यही कारण क्योंकि वो विदेशी थे। ठीक है, अब देखिए पहाड़िया लोग झूम की खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले पहाड़िया लोग झूम की खेती करते थे, और उस चीज का प्रयोग किस चीज का करते थे? कुदाल का। कुदाल से खोदा जाता, ठीक है, तो कुदाल का प्रयोग करते थे पहाड़िया लोग। इसलिए यह कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बाशिंदे यानी कि संथालों की शक्ति का। अब ये संथाल क्या है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संथाल के बारे में। ठीक है, तो पहाड़िया लोग जो है वो झूम की खेती करता था, इसमें मुख्य रूप से कुदाल का प्रयोग किया जाता था। इसलिए अगर कुदाल को अगर उसका प्रतीक माना जाए, यानी कि पहाड़िया लोग का जीवन का प्रतीक माना जाए, तो जो ये हल है उस चीज को नए बाशिंदे, जिसको हम लोग बोलते हैं संथाल का शक्ति का प्रतिनिधित्व मानना होगा। समझ गए? यानी कि कुदाल को अगर उन लोगों का जीवन का प्रतीक मानेंगे, तो ये जो हल है ये संथाल का क्या बोलेंगे? शक्ति का प्रतिनिधि बोलेंगे, यानी कि शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। अब देखते हैं संथाल के बारे में। चीजें आपको समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ कहानी के जैसा। बुकानन के बारे में लोगों ने स्टार्ट किया था, किस तरीके से क्या क्या हुआ, पहाड़ी में गए, भ्रमण किए, फिर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि कलेक्टर ऑगस्टन क्लीवलैंड, ठीक है, कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑगस्टस नाम याद रखिएगा, ये भागलपुर के थे 1780 के दशक में। ठीक है, ये प्रस्तावित जारी किया, मुखिया के लिए वार्षिक भत्ता वगैरह जारी किया, लेकिन कुछ मुखिया इनकार किया, कुछ मुखिया जो उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाद में जब वो एक्सेप्ट किया तो उसको जो अपना सत्ता को छोड़ना पड़ा था। अब देखते हैं संथाल के बारे में। देखिए संथाल यानी कि अगुआ बाशिंदे, इसको क्या बोला जाता है? अगुआ बाशिंदे। संथाल लोग 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे।
संथाल लोग जो थे वो 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। कौन? संथाल। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। ठीक है, तो जमीन जो संथाल थे वो कब आने, सबसे पहला क्वेश्चन 1780 के दशक में वो बंगाल आने लगे थे। और जो जमींदार लोग होते थे वो खेती के लिए नई भूमि तैयार करने के लिए और खेती का विस्तार यानी कि खेती को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। किसको? संथाल को। ठीक है, मजदूरी एक प्रकार का बोल सकते हैं कि उनको 1-2 महीना के लिए मजदूरी रख दिया, ठेका वगैरह बोलते हैं, उसको दे दिया 10,000 रुपया और पूरा खेती करके दो, या फिर तुमको आधा दे देंगे, 50% दे देंगे, 20% दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार का उन लोगों को जो है रखते थे। ठीक है, और अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया था। कौन? अधिकारी जो थे उस समय, उसको कहां पर? जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया था। किसको? संथालों को। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। और राजमहल की जो तलहटी थी यानी कि राजमहल की जो अलग अगल बगल का जो इलाका थे वहीं पे संथालों को बसने के लिए रेडी कर दिया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाकों को दामिन एक कोह के रूप में निर्धारित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहकर खेती करना था और अस्थायी किसान बनना था। ठीक है, फिर क्या किया? 1832 ईस्वी में जमीन के काफी बड़े इलाका था, बहुत बड़ा क्षेत्र था जमीन का, जिसको दामिन एक कोह, क्या है? दामिन एक कोह के रूप में उसको जो है फिक्स कर दिया और कहा कि संथाल को ये भूमि जो है वो संथाल की है, अब यहाँ पर वो खेती कर सकते हैं, यहीं पे वो रहकर अपना गुजर बसर जीवन यापन कर सकते हैं। और वो जो है अस्थायी बना दिया यानी कि परमानेंट के लिए बना दिया, नो कि टेम्पररी, परमानेंट हमेशा के लिए। ठीक है, आगे देखिए। अब दामिन ए दो, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दामिन ए कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। ठीक है, यानी कि जब इसको फिक्स कर दिया गया, इसके सीमांकन के बाद संथालों की जो बस्तियां है, जो गांव है, जो विलेज है, वो बहुत तेजी से बढ़ी। और संथालों के गांवों की संख्या 1838 ईस्वी में 40 थी, ये तेजी से बढ़कर 1851 में 1473 तक हो गई। कहां? 40, और जस्ट 1851 यानी कि लगभग कितना साल? 13 साल के बाद 1473 तक पहुंच गया उनका जो बस्ती था। सिर्फ किसके कारण? जब उसके लिए एक दामिन एक कोह नामक सीमांकन को बाद यानी कि एक फिक्स कर दिया, उसके बाद जो संथालों की बस्तियां उभरने लगी और 1838 में 40 था और 1851 में 1473 तक पहुंच गया। इस अवधि में संथालों की जनसंख्या जो है वो 3000 से बढ़कर के 82,000 तक हो गई थी, इससे भी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, यानी कि 1838 में अगर वो 3000 था तो फिर बाद में वो कितना हो गया? 82,000। तो यहाँ पर संथालों की कुछ इस प्रकार की भूमिका थी। आगे देखिए, पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती जो कि है झूम की खेती। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहाड़ी लोग कौन सा खेती करते थे? तो पहाड़िया लोगों के द्वारा की जाने वाली खेती जो कि थी झूम की खेती, आगे सफलतापूर्वक नहीं चला तथा संथाल द्वारा क्षेत्र के जंगल को साफ करने का कारण पहाड़िया लोगों की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, और जब संथाल जंगलों को साफ वगैरह कर रहे थे क्योंकि उन लोगों की आबादी बढ़ती जा रही थी, फिर पहाड़िया लोगों की जो टेंशन है, समस्या है, कठिनाई है, वो बढ़ती चली गई। इधर संथाल लोगों को 1850 के दशक तक पता चल गया कि ब्रिटिश अधिकार उन पर ज्यादा लगान लगाकर लादकर उनके साथ अन्याय कर रहा है। अंततः संथालों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और संथाल जब 1850 तक, वो पहले तो उसको जमीन वगैरह दिया, फिर खेती करने के लिए कहा, फिर अंग्रेज, उनको कहना कहीं पता लग गया कि अंग्रेज जो है हमको बसा रहा है, फिर बाद में हमसे पैसा ले रहा है, ज्यादा लगा ले रहा है, ज्यादा कर, ज्यादा टैक्स हम लोगों से वसूला जा रहा है। फिर इस चीज का उन लोगों को कहीं ना कहीं भनक लग गया। फिर अंततः संथाल जो है वो भी विद्रोह पर उतर गए, आंदोलन पर उतर गए। फिर 1855 से लेकर के 1855 से 56 के बीच संथाल विद्रोह के बाद संथाल प्रगने का निर्माण कर दिया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। ठीक है, एक बीरभूम और एक भागलपुर, इन दोनों जिलों में से लगभग 5500 वर्ग मील का क्षेत्र जो है लिया गया। ठीक है, चलिए, कब? 1855 से लेकर के 1856 के बीच, जब संथाल विद्रोह के बाद संथाल प्रगने का निर्माण कर दिया था, तो उसी समय जो है 5500 वर्ग मील का क्षेत्रफल जो है भागलपुर और बीरभूम जिलों से उसको लिया गया था। अब बुकानन का विवरण देखते हैं। बुकानन है, यही सब चीज तो संथाल, बुकानन, पहाड़ी लोग, इन्हीं के बारे में तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो तो लंबी नहीं बन रही ना, चलिए ज्यादा लंबी नहीं बनी है, चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए समझिएगा। देखिए, बुकानन का विवरण। बुकानन की यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। बुकानन की जो यात्रा होती थी, जो भी बुकानन यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे, तो इसका जो खर्च है पूरा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उठानी पड़ती थी, क्योंकि कंपनी को उन सूचनाओं की जरूरत थी जो बुकानन यात्रा करते समय इकट्ठा करता था, और बुकानन जहां भी जाता था वहां उसको सरकारी एजेंट के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो बुकानन का विवरण यानी कि बुकानन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बुकानन एक ऐसा महत्वपूर्ण आदमी था, उसको पूरा खर्च जो है वो सरकार को उठाना पड़ता था, और क्योंकि वो जो है जितना भी यात्रा करते थे और जो भी जानकारी उसको मिलती थी, वो चीज जो है उसको देना था, किसको? कंपनी को। ठीक है, देखिए, और उसको जो है एजेंट के रूप में भी, यानी कि उसको सरकारी एजेंट के रूप में देखा जाता था। ठीक, बुकानन ने लौह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट तथा साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। बुकानन भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप के बारे में लिखता था, जो यह लिखता था कि इस जमीन को
फेरबदल करके उसे अधिक उत्पाद कैसे बनाया जा सकता है, इस चीज को भी जो है बुकानन बताते थे। ठीक है, अब देखते हैं देहात में विद्रोह किस प्रकार से क्या क्या विद्रोह हो गया देहात में, उस चीज को देखते हैं। देहात मतलब एक प्रकार का गांव, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था पार्ट 1 में। ठीक है, देखिए बंबई दक्कन, सबसे पहले देहात में विद्रोह में आता है बंबई दक्कन। देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो देहात में विद्रोह में सबसे पहला है बंबई दक्कन, जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान जब भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न गांव वगैरह में किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध, किसके किसके विरुद्ध, एक साहूकार और एक अनाज के व्यापारी जो होते थे, जो एक प्रकार का बोल सकते थे पैकार, अपने लोगों जो बोलते हैं, जो अनाज को खरीदते थे बेचते थे, तो उसके विरुद्ध जो है एक विद्रोह किया। और ऐसा ही एक दक्कन में भी हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है, अब लेखा भैया जला दी गई, इसको समझते हैं। यह विद्रोह अर्थात यह आंदोलन पुणे, वर्तमान पुणे जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ था। वीडियो कितनी लंबी बनी है, 1 सेकंड, एक मिनट, पॉइंट ज़्यादा नहीं। एक राजस्व, नई राजस्व प्रणाली, फिर आपका चैप्टर जो है वो समाप्त, अच्छा खासा दूर में समाप्त होता है जी। 2, 3, एक वीडियो और बनाना पड़ेगा तब ना। चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देहात में विद्रोह, इस टॉपिक को थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि 1875 ईस्वी में एक विद्रोह होता, कहां पर होता? दक्कन में हुआ था। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं लेखा भैया जला दी गई। यह विद्रोह अर्थात यह आंदोलन पूना में, जो कि अभी पुणे है मुंबई में, ठीक है, तो महाराष्ट्र में, तो वर्तमान आंदोलन जो है पूना में, जो कि अभी वर्तमान में पुणे है, इसी जिले में एक बड़े गांव जिसका नाम था सूपा, वहीं पे शुरू हुआ था। कहां पे? एक बड़े गांव, जो कि पूना के अंदर एक बड़े गांव था जिसका नाम था सूपा, वहीं पे शुरू हुआ था। सूपा एक मंडी था। सूपा जो है एक मंडी था जहां अनेक व्यापारी तथा साहूकार रहा करते थे। 12 मई 1875 के आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों को लेखा बही खाता को जला दिया, अनाज की दुकानें लूट ली तथा कुछ साहूकारों के घरों को भी जला दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या किया था? सबसे पहले सूपा जो एक मंडी था जहां अनेक व्यापारी तथा साहूकार जो है वो रहते थे। 12 मई 1875 को इसी के आसपास, ठीक है, ग्रामीण इलाकों के किसान जो है इकट्ठे हो गए और उन्होंने साहूकारों का जो लेखा बही खाता था उसको क्या किया? जला दिया, क्योंकि साहूकार जो है किसान पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। और अनाज की दुकानें जो है वो लूट ली गई तथा कुछ साहूकारों के घरों को भी जला दिया गया। ठीक है, यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका आग भी चपेट में आ गया। 30 से ज्यादा गांव इसके द्वारा प्रभावित हुए। ठीक है, और यह विद्रोह जो है वो अहमदनगर में भी फैल गया और 2 महीनों में यहाँ भी आग लग गई, आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका था वो आग की चपेट में आ गई और 30 से ज्यादा गांव इसके द्वारा प्रभावित हुए थे। कितने? लगभग 30 से ज्यादा गांव। ठीक है, जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारी की आंखों के सामने 1857 का गदर का दृश्य आ गया। विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए, तुरंत सेना बुलाई गई और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कई महीनों के बाद ब्रिटिश अधिकारी देहात को अपने नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, क्या क्या किया? सबसे पहले जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश, यानी कि विद्रोह कौन कर रहे थे? किसान कर रहे थे साहूकार के खिलाफ, उन्हीं लोगों ने सारा चीज किया था। तो ब्रिटिश जो है वो अधिकारी क्या किया? आंखों के सामने 1857 का जो गदर दृश्य उसको दिख रहा था, 1857 का जो क्रांति उसको दिख रहा था, फिर विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जो विद्रोही किसान थे, जो विद्रोह कर रहे थे इस चीज का, वहीं पे एक पुलिस थाना स्थापित किया गया, शुरू की गई और तुरंत वहां पर सेना बुलाई गई और 95 व्यक्तियों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया, जेल पर डाल दिया और कई महीनों के बाद ब्रिटिश जो है उन देहातों को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्व की मांग तथा किसान का कर्ज, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती में तेजी, किस तरीके से किसान क्या क्या, अंग्रेज जो है किस तरीके से अत्याचार करते थे, बस उन्हीं चीजों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर चैप्टर जो है कल शायद एक लास्ट वीडियो बनेगा आपका इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था। इससे पहले भी हम लोग ने पार्ट 1 कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देख लेंगे। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर वीडियो का प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे जुड़े प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इतना मेहनत लगती है इस चीजों में। ठीक है, आपको प्लीज वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। बहुत लोग हैं लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों, लेकिन लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आपके दोस्तों लोग को इस तरह का कंटेंट मिलेगा, कहानी जैसा सुनने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों नया वीडियो में। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द